हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगर। In this video, we are going to discuss question number 21 to question number 40 of chapter Ray Optics from a very popular book NCERT at your fingertips of the publication MTG। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं और जो बाकी क्वेश्चन है 41 to 100 वो अपकमिंग 3 वीडियोस में आपके पास आएंगे। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के भी हमने 20 क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड करी थी। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है? अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू falls on a surface separating the medium from air at an angle of incidence 45 degree. Okay बच्चों, for which of the following value of mu the ray can undergo TIR? अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है? कहता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। एयर में ये रे जा रही थी, ये एयर में है। अगर हम चाहते हैं कि ये TIR हो, ये एंगल 45 डिग्री, then this 45 degree should be greater than equal to theta c. We can apply sine on both side. जब हम साइन अप्लाई करते हैं बच्चों तो इनइक्वालिटी वही रहती है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो ये हो जाएगा 1/√2 एंड साइन थीटा सी क्या होता है? 1/μ। सभी जानते हैं जब ये रे एयर में जा रही है तो हमारे पास साइन थीटा सी होता है 1/μ। We can easily see √2 should be less than equal to mu. तो mu should be greater than equal to √2। तो कौन सी वैल्यू है बेटा जो √2 से बड़ी है? √2 होता है 1.41। तो हमारे पास अगर हम देखें तो एक ही आंसर बनता है C, which is greater than equal to √2। ओके बच्चों, तो आंसर शुड बी C। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इन क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या कहा गया है? ध्यान से देखिए बच्चों। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट डेप्थ ऑफ h। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सभी क्लासेस में सभी टीचर ये क्वेश्चन कराते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई वाटर है या कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर हमारे पास एयर है, यहां पर किसी डेप्थ h के ऊपर ये कोई सोर्स है, यहां से लाइट सभी, क्योंकि पॉइंट सोर्स है तो सभी डायरेक्शन में जाएगी बेटा, बट एक पॉइंट के बाद ये बाहर नहीं आती। वो एंगल होता है क्रिटिकल एंगल। जब ये लाइट क्रिटिकल एंगल के ऊपर फॉल करेगी तब ये लाइट इस मीडियम में से बाहर नहीं आएगी। बच्चों बात समझ रहे हैं? ये हमारे पास मैक्सिमम एंगल है अप टू विच इट कैन कम आउट। अब अगर हम देखें तो ये सभी डायरेक्शन में है, तो इसने क्वेश्चन में क्या कहा है? अगर हम देखें तो इस रीजन में से लाइट बाहर आ रही थी। कहता है मैं इसके ऊपर को एक डिस्क रखना चाहता हूं सच दैट नॉट विजिबल फ्रॉम द सरफेस। यहां से अगर हम देखेंगे तो हमें ये पॉइंट सोर्स दिखाई ना दे। तो जिस जिस जगह से, जितने डिस्टेंस से, जितने एरिया से ये लाइट बाहर आ रही है उसको कवर कर देंगे बेटा। तो अल्टीमेटली हमें क्या कहा गया है कि हमें ये आर फाइंड करना है। मिनिमम डायमीटर पूछा है, इसका डबल कर देंगे तो हो जाएगा। ये वो डिस्क है, ये वो डिस्क है जो लाइट को बाहर आने से रोक सकती है। तो इसका रेडियस सिंपल दिख रहा है सबको। अगर ये थीटा सी है तो ये भी क्या होगा बच्चों? थीटा सी। साइन थीटा सी की वैल्यू सबको मालूम है 1/μ, बट यहां पर क्या यूज होने वाला है? tan theta c. Tan theta c is r/h. r is going to be h tan theta c. tan theta c कैसे पता चलेगा अगर हमें sin theta c पता हो? दो तरीके हैं। एक तो आप tan को लिख सकते हैं sin by cos, cos को लिख सकते हैं √1 - sin square theta। ओके, अदर मेथड क्या है जो हम काफी सारे चैप्टर में अप्लाई करते हैं, वेक्टर से ही शुरू हो जाता है ये, कि अगर हमें साइन थीटा सी पता हो, कॉस थीटा सी पता हो, टैन थीटा सी पता हो, बाकी दो एंगल फाइंड करने हैं तो सिंपलेस्ट वे है आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले। साइन थीटा सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर -1 का स्क्वायर का रूट, ये बेस हो गया।
tan थीटा सी क्या होता है हमारे पास? tan थीटा सी होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यू कैन सिंपली पुट 1 बाय रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1. दिस इज आवर radius. Okay, now we have to find diameter. Diameter is going to be, diameter हमारे पास क्या हो जाएगा? 2r. So this is 2h by root mu square minus 1. Getting my point बच्चों? तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं sin थीटा सी 1 by mu, tan थीटा सी आपको यहां राइट एंगल ट्राइंगल से दिखा बेटा. tan थीटा सी की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय यूजिंग दिस मेथड. ये वेक्टर में भी यूज होता है और बाकी काफी चैप्टर में भी यूज होता है. आप इसे सिंपली लिख सकते हैं. तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट पूछा गया मिराज इज फिनोमिना ड्यू टू, ये तो सबको मालूम है, बोर्ड में सभी ने बुक्स में देखा हुआ है. दिस इज गोइंग टू बी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. गेटिंग माई पॉइंट? Moving toward the next question, बच्चों. For a point source, a light falls on a spherical glass surface. The distance between point source and the glass surface is 50 centimeter. Position of image. अब ये थोड़े से ऐसा क्वेश्चन है, आगे वाले क्वेश्चन में भी थोड़ी सी बच्चों को ये दिक्कत आती है, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या सिचुएशन गिवन है बेटा. सिचुएशन क्या है? देखिए, कहता है हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, ये मान लो सोर्स है बेटा हमारे पास. लाइट फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस, यहां पर एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, इसके ऊपर लाइट फॉल करती है. ओके बच्चों, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सोर्स एंड द ग्लास सरफेस, ये वाला डिस्टेंस आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर. पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि ये हमारे पास कैसा हो गया बेटा? इधर हमारे पास मीडियम अलग है, अगर आप ध्यान से देखें, इधर हमारे पास ग्लास है बेटा, और इस तरफ हमारे पास क्या थी? एयर. बाय डिफॉल्ट एयर मानेंगे जब हमें कोई और मीडियम ना दिया जाए. तो सिंपल कैसा क्वेश्चन हो गया बच्चों ये? दिस इज द रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस. रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है μ2 by v μ1 by u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r. आई होप आप सबको ये फॉर्मूला याद है. μ2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे जाएगी, यानी कि ये हमारे पास रे गई इधर, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये μ2 है बच्चों 1.5 v. μ1 होता है जिसमें इंसिडेंट रे ट्रेवल करती है 1 by -50 बच्चों. साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव ये माइनस बच्चों. यहां पर क्या आएगा? 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर. यहां बच्चे साइन पुट करने में काफी गलती करते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन में भी आप इस चीज को देखेंगे. तो यहां पर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है बच्चों, तो ये सेंटर होना चाहिए, तो ये आएगा +10. ओके, अब अगर आप देखें तो ये हो गया 20. 1.5 बाय 1.5 v डिवाइड बाय v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/50. अब अगर आप इसे सॉल्व करें 100 बच्चों, तो ये आ गया 5 - 2 3, तो ये इसको लिखा जा सकता है 3/2v 3/100. v इज गोइंग टू बी 50 सेंटीमीटर. आवर आंसर इज 50 सेंटीमीटर बच्चों. ओके, क्लियर है बच्चों सबको? कोई दिक्कत परेशानी? दिस इज क्वेश्चन नंबर 24. ओके, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? 25. एन एयर बबल इन ग्लास स्फीयर. एयर बबल इन ग्लास स्फीयर. ग्लास स्फीयर के अंदर एयर बबल है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स सरफेस. यहां से 3 सेंटीमीटर के ऊपर एयर बबल है. एयर बबल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ऑफ डायामीटर 5 सेंटीमीटर. भाई इसका डायामीटर है वो 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? 5 सेंटीमीटर. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस विल द बबल अपीयर. मैंने जैसे कि कहा काफी सारे क्वेश्चन में ये समस्या है कि समझ नहीं आ रहा कहां से है,
तो आपको समझना है कि हम बाहर से इसे देख रहे हैं, हम इसे बाहर से देख रहे हैं बेटा। तो ये ऑब्जेक्ट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फॉर्मूला वही लगना है जो ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, μ2 बाय v, μ1 बाय u, μ2 माइनस μ1 बाय r। ध्यान रखना है μ1, μ2 एंड r की साइन कन्वेंशन। अगर आप देखें ये ऑब्जेक्ट से यहां से रेज आ रही हैं बेटा, इधर को जाएंगी, ये रिफ्रैक्टेड है तो ये μ2 हो गया, ये μ1 हो गया। तो μ2 कितना है 1, μ1 कितना है 1.5, u कितना है सबको पता है -3 सेंटीमीटर। 1 माइनस 1.5 r बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव, हमने u को नेगेटिव लिया, r भी तो इसी तरफ है बिकॉज दिस इज सेंटर, तो r भी यहां पर क्या आएगा -5। अगर आप यहां पर इसकी वैल्यू पुट करें तो माइनस माइनस 1/10 हो गया बच्चों। अब ये हमारे पास क्या हो गया, अगर आप इसे कट करेंगे माइनस माइनस प्लस 3/2/3 करेंगे तो 1/2 इक्वल टू 1/10, तो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/2। आप यहां पर एलसीएम ले लीजिए बेटा, 1 माइनस 5, तो v इज गोइंग टू बी -2.5 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट? तो v इज गोइंग टू बी -2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, सबको बात समझ में आई है? ओके, तो मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें बेटा। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। A convex refracting surface of radius of curvature 20 centimeter. 20 centimeters separate two medium of refractive index this. An object is placed in first medium at a distance this from the refracting surface the position of image. यहां पर बड़ी समस्या है बच्चों, बहुत बड़ी समस्या है क्वेश्चन नंबर 26 में। उसने हमें ये नहीं बताया कि भाई जो सरफेस है वो कैसी है। अगर आप देखें इसका आंसर कुछ इस तरीके की सरफेस को मानकर आता है, जो बाय डिफॉल्ट पहले ही केस में हम ये मानते हैं कि अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, ये 4/3 और ये 1.6, इस तरीके की अगर आप सरफेस मानते हैं, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर, तब आपका आंसर मैच करता है। बट क्या हो सकता था, ये सरफेस ऐसे भी तो हो सकती थी। बात समझ रहे हैं? इसने ये नहीं दिया हमें कि कैसी सरफेस है, तो ये हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन की थोड़ी सी ड्रॉबैक्स है। काफी सारे क्वेश्चन में ये समस्या यहां पर देखने को मिली है, बट इन जनरल अगर आप देखेंगे कंपटीशन के क्वेश्चन देखेंगे, या तो वो डायग्राम आपको शो करता है या फिर क्लियरली मेंशन करता है कि इसकी कनकेव साइड किधर है, कन्वेक्स साइड किधर है, या फिर इस सरफेस का सेंटर कौन से मीडियम में लाई करता है। ये सारी चीजें यहां पर दी होती हैं। बट अगर हमारे पास ये हमारे पास सिनेरियो बनता है तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये μ2 बन गया है बच्चों, ये μ1 बन गया है। तो अब मैं फॉर्मूला फिर से नहीं लिख रहा, जो हमने ऊपर लिखा था μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब आप डायरेक्टली इसे पुट कर सकते हैं, v माइनस 4/3 माइनस 200 इज इक्वल टू 1.6 माइनस 4/3 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या पुट करने वाले हैं, +20। ओके बच्चों, +20। अब आपको इसे सॉल्व करना था। अगर आप ध्यान से देखें 1.6 को मैं यहां पर लिख सकता हूं 8/5v। थोड़ी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 को इससे डिवाइड करेंगे 50, 150 आ गया बेटा। यहां पर अगर आप देखें तो 8/5 माइनस 4/3 डिवाइड बाय 20, यहां पर एक इंटरेस्टिंग 15, ये क्या बनेगा 24 और ये बनेगा 20 डिवाइड बाय 20। यहां बचा 4, ये 4 था बेटा, काट दिया इससे 5 से, तो क्या बचा 8/5v, उधर बचेगा 1/75, इधर से -1/50, क्या बचा बेटा -1/75 माइनस 1/150, क्या बच रहा है 1/150। क्लियर?
मुझे लगता है कैलकुलेशन में यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 30 बच्चों, तो v क्या आ जाएगा 240 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर आ रहा है 240 सेंटीमीटर। क्लियर है। कैलकुलेशन अगर आप इसको डेसिमल में लिख लेते हैं 1.6 माइनस 1.33, तब आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अनकंफर्टेबल कैलकुलेशन आपकी बन जाएगी। बट अगर आप इसको 1.6 को फ्रैक्शन में लिखते हैं 8/5, तो आप देख सकते हैं बड़ी ही आसान सी कैलकुलेशन यहां पर बन गई। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है? लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास whose radius of curvature and refractive index are this. If the distance of light source, ये फिर से देखिए बाय डिफॉल्ट हमें वही चीजें माननी है कि भाई जिधर से लाइट आ रही है उस तरफ हम इसका कन्वेक्स साइड मान रहे हैं। जिधर से लाइट आ रही है उस तरफ हम क्या मान रहे हैं बच्चों? कन्वेक्स साइड। अगर ऐसा है तो यहां पर गौर से देखिए, ये हमारे पास एयर है, इधर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर 20 है। इफ द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स इज 100, मुझे लगता है ये हम सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बस वैल्यू थोड़ी सी चेंज हुई है ना। ये वाला देखिए क्वेश्चन कहां पर है, ये रहा, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हुई है बेटा। तो क्या होगा, फटाफट से वैल्यू पुट कर लेंगे। 1.5v 1 बाय माइनस 100, 1.5 माइनस 1 बाय 20 बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी 1 बाय 40। 1.5v उधर जाके ये हो जाएगा 1 बाय 40 माइनस 1 बाय 100। एलसीएम ले लेंगे 200, 5 माइनस 2 3 बच्चों, इसको लिखा जा सकता है 3 बाय 2v, 3 बाय 200, v इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो वेरी इजीली यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें स्फेरिकल रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस हो रही है। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला μ2 by v minus μ1 by u equal to μ2 minus μ1 by r, and what is μ1, what is μ2 and the sign convention of r, आपको ये थोड़ा ध्यान से पुट करना है। Moving toward next question, question number 28. A mark placed on the surface of sphere is viewed from the glass, through glass, from position directly opposite. Okay, great. क्या कहता है कि ये हमारे पास स्फीयर है बच्चों, यहां पर हमने एक मार्क लगा दिया, ये वाला मार्क, और हम दूसरी साइड से देख रहे हैं, डायरेक्टली ऑपोजिट थ्रू द स्फीयर देख रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर म्यू दिया है 1.1, यहां पर डायामीटर दिया गया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा यहां पर 5। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? क्लियर है। इस केस में अब अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट है, ये रेज ऐसे जाएंगी, इस तरफ ऐसे बेंड हो जाएंगी मान लो, तो ये हमारे पास μ2 है, ये हमारे पास μ1। तो क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं आप? μ2 by v, फॉर्मूला वही है, रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस, चिपका दीजिए 1 by v माइनस 1.5, u कितना है 2r विच इज इक्वल टू -10, ये कितना है 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाय 5, दिस इज गोइंग टू बी -1 by 10 बच्चों। बात समझ रहे हैं? यही होने वाला है। अब अगर आप ऐसा देखें तो ये हो गया 1 by v प्लस 3 by 20 इक्वल टू -1 by 10। गौर से देखिए बच्चों, ये उधर चला जाएगा तो 1 by v -1 by 10 माइनस 3 by 20 एलसीएम ले लेते हैं, -2 -3, तो ये हमारे पास क्या बन गया? गौर से देखिएगा, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? ओके ग्रेट, यहां पर देखिएगा, ठीक बात। देखिए जो गड़बड़ है, जो मैंने आपको पहले इतने सारे क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखने के लिए कहा था, भाई ये वाली साइड माइनस है, यही शायद आपने भी गलती की होगी। मैंने आपको बार बार कहा कि μ2, μ1 और r की जो वैल्यू है बड़े ध्यान से पुट करनी होती है,
यहां पर r का जो साइन कन्वेंशन है वो क्या था -5, तो ये क्या आएगा प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस, तो v कितना आ जाएगा बच्चों -20 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट। ये गलती होती है बेटा r के साइन कन्वेंशन में, और देखिए मैं भी फटाफट से वैल्यू पुट करते टाइम ये गलती कर गया था, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है। ओके तो बाय चांस इसमें 4 वाली कोई ऑप्शन नहीं थी, नहीं तो बच्चा हो सकता है फटाफट मार्क कर दे, तो ये आपको ध्यान रखना है r की साइन कन्वेंशन में। ओके क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 अब लेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ध्यान से देखिए क्या कहता है। अब बाई कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर रे, तो मैं आपको बता दूं बाई कन्वेक्स जो भी हमारे पास इक्यू कन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है, यहां पर बाई कन्वेक्स है, R1 R2 दोनों अलग अलग हो सकते थे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा। इसने कहा 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस, इट मींस दोनों सरफेस का रेडियस सेम लिया गया है। तो फोकल लेंथ क्या होती है बेटा इक्यू कन्वेक्स के केस में R/2 म्यू -1। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद हो कैसे बनता है। 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r माइनस r। तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहां से कन्वर्ट होकर ये बन जाता है। ओके मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये फॉर्मूलाज याद किए होंगे, नहीं किए हैं तो आगे से आप इसे याद रखें। इक्यू कन्वेक्स इक्यू कनकेव के लिए फॉर्मूला ये है, प्लेनो कन्वेक्स या प्लेनो कनकेव के लिए फॉर्मूला आता है R/म्यू -1। उसमें एक सरफेस इनफाइनाइट हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो एक सरफेस के लिए 0, तो सिंपल ये फॉर्मूला बचता है। ओके बच्चों, तो लेट अस डिस्कस हाउ प्रॉब्लम। फोकल लेंथ इज 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ आइदर सरफेस, तो सिंपली ये हमारे पास क्या बच रहा है, r से r कट गया बेटा, 4/3 इक्वल टू 1/म्यू -1। यू कैन राइट म्यू -1 इक्वल टू 3/4, तो म्यू कितना आ गया बच्चों 7/4। 7/4 is 1.75. So this is our answer. Getting my point? Clear है? Okay, moving toward the next question. But before moving to the next question, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें बेटा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। Moving toward the next question, question number 30. A convex lens of focal length 0.2 meter made of glass is immersed in water. The change in focal length of lens. गौर से देखिए बेटा, काफी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर मेड ऑफ ग्लास। तो अगर हम देखें जब ये हवा में होगा तो ये होता है 1.5 - 1 1/r1 - 1/r2। ये हो गया हमारे पास, ये क्या था 0.2, ये क्या हो गया 1/2 1/r1 - 1/r2। ये सिंपली हो गया 1/0.1 1/r1 - 1/r2। यू कैन इजिली राइट बेटा, कोई समस्या नहीं है। वाटर में जब कहता है इमर्स्ड इन वाटर, तो फोकल लेंथ इन वाटर क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर सराउंडिंग -1 1/r1 - 1/r2। 1/r1 - 1/r2 इसकी वैल्यू हम यहां पर पहले ही फाइंड कर चुके हैं। R1 R2 तो चेंज नहीं होगा इमर्ज करने से, तो ये तो सेम रहेगा। इसको आप लिख सकते हैं 3/2, इसको आप लिख सकते हैं 4/3 -1, इसको आप लिख सकते हैं 0.1। अगर आप देखें तो ये 9/8 -1, दिस इज 0.1। अब अगर आप देखें तो दिस इज 0.8 बच्चों, तो फोकल लेंथ इन वाटर इज 0.8। एयर में कितनी थी 0.2। चेंज कितनी हुई, चेंज क्वेश्चन में क्या पूछा है, चेंज। बच्चा फाइनल ही आंसर मार्क कर देता है, इसने तो चलो ऑप्शन नहीं बनाई वैसी, नहीं तो
जो क्वेश्चन सेटर है वो फाइनल वैल्यू के ऑप्शन बना देगा। ये बच्चा फटाफट से मार्क कर देगा, अरे भाई उसने चेंज पूछा है तो चेंज क्या होगा 0.6। तो सबसे पास वाला आंसर क्या है 0.6 के 0.58। बट यहां पर गौर से देखिए ये मीटर में है, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर है क्या, नहीं है, तो हम सी ऑप्शन मार्क कर देंगे 0.58 मीटर, क्लोजेस्ट आंसर। सर ये गैप क्यों आ रहा है, ये आ रहा है 1.33 को हमने 4/3 लिख दिया। 4/3 क्या है 1.33333 है ना, तो उससे हल्का सा यहां पर डिफरेंस क्रिएट हो गया है। ओके बच्चों, काफी सारे बच्चों की ये डाउट रहती है, उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया हो। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। बाकी भी अगर हमें एमटीजी एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है, सभी क्वेश्चन की, सभी चैप्टर की, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा। धीरे धीरे ये वीडियो सारी की सारी अपलोड की जा रही हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, डबल कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। गौर से देखिए, मैं इसको जूम कर रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर दिखाई दे। मैंने इसके ऊपर लिखा भी है, देखिए भी, ये हमारे पास μ1 है, ये μ2 है, ये μ2 और ये μ3। μ2 ग्रेटर देन μ1 ग्रेटर देन μ3। अब हमने ये पढ़ा था, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा हो तो जो कन्वेक्स लेंस है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता। बट अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम हो, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिवनेस ज्यादा हो, तो उसका नेचर बदल जाता है। तो जो कन्वेक्स लेंस है ये कैसा बन जाता है बेटा, डाइवर्जिंग। तो वो दोनों ही चीजें यहां पर पूछ ली गई हैं। μ2 ग्रेटर देन μ1, μ2 ग्रेटर देन μ1, तो ऊपर वाली रे के लिए इट विल एक्ट एज अ डाइवर्जिंग। μ1 ग्रेटर देन μ3, यहां पर फॉर दिस रे दिस विल एक्ट एज अ कन्वर्जिंग। तो क्या होगा, वन कन्वर्ज अनदर डाइवर्ज। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, डी ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है बच्चों, समझ गए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको ध्यान से इसे सॉल्व करना। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32। A double convex lens are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55 for both faces of same radius of curvature. What is the radius of curvature required? Simple, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला आपको बताया था फोकल लेंथ का फॉर इक्यू कन्वेक्स लेंस r/2 μ-1, आपको सिंपली इसे अप्लाई करना। फोकल लेंथ क्या है बच्चों 20r, 2 into 1.55 - 1, ये क्या बन गया बच्चों, r डिवाइड बाय 2 into 0.55 into 20। जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 22 सेंटीमीटर, क्योंकि जब आप इसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.1, तो ये r कितना आ गया बच्चों 22 सेंटीमीटर। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। What is the refractive index of material of plano-convex lens if radius of curvature is this and focal length is this? ध्यान से देखिए, plano-convex lens के लिए फॉर्मूला r/μ-1, फोकल लेंथ कितनी है 30, रेडियस कितना है 10। देखिए कितना आसान हो जाता है अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो। सिंपल, वेरी क्विकली यू कैन फाइंड योर आंसर। समझे बच्चों? ओके, आई होप यहां तक आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए हो और अच्छी लगी हो वीडियो बेटा, तो वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर की कौन से की आप वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से चैप्टर के आप सॉल्यूशन चाहते हैं, उसकी जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ में आपको पता है हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के वो भी अपलोड करते हैं 20 इयर्स के, 21 इयर्स के। तो अगर आपको किसी चैप्टर के सॉल्यूशंस चाहिए, आप चाहते हैं कि सर बुक में हिंट पढ़ के समझ में नहीं आता है,
आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन आवर PYQ सीरीज ऑफ द रिमेनिंग चैप्टर्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ अ डबल कन्वेक्स आर। देखिए यहां पर डबल कन्वेक्स है, दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग दिए गए, फोकल लेंथ दी गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला होता है। बट इक्यू कन्वेक्स में जब आप पुट करते हैं, ध्यान रखना है बेटा, पहले का प्लस और दूसरे का क्या पुट करते हैं, माइनस। साइन कन्वेंशन बच्चों, यहां पर अक्सर बच्चे धोखा खा जाते हैं। अगर हमारे पास इक्यू कन्वेक्स लेंस है या फिर डबल कन्वेक्स लेंस है, अगर आप देखें तो इधर से रे आ रही है, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो R1 किधर लाई करेगा, R1 इधर लाई करेगा बेटा, तो हमने पॉजिटिव पुट कर दिया। R2 किधर लाई करेगा, R2 इधर लाई करेगा बेटा, तो हम उसको क्या पुट करेंगे, नेगेटिव। इट इज ऑलवेज ओके बच्चों, तो इस साइन कन्वेंशन का जरूर ध्यान रखना है। अब अगर हम यहां पर सॉल्व कर दें इसे फटाफट, तो फोकल लेंथ थी 1/20, ये हो गया म्यू माइनस 1, यहां पर 40, ये हो गया ऊपर 3, ये हो गया 2, तो 2/3 इक्वल टू म्यू माइनस 1, तो म्यू कितना आ गया बच्चों, 5/3, तो आर आंसर इज 5/3 बच्चों। क्लियर। 35, convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of lens। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ क्या होती है, जब हम किसी लेंस को मीडियम में इमर्स कर देते हैं तो फोकल लेंथ क्या होती है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का -1, 1/r1 माइनस 1/r2। अब अगर μl और μs बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1, बाकी जो है इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो गया, 0। 1/f 0, तो f इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो f हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर बात बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35। मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 गौर से देखिए, बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 काफी सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि करना क्या है। कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ डाइवर्जिंग लेंस। गौर से देखिए, ये हमारे पास एक डाइवर्जिंग लेंस है। कनकेव लेंस का सिंबल यही होता है बेटा, थिन कनकेव लेंस का। एक कन्वर्जेंट बीम, यहां से कुछ इस तरीके से एक बीम आ रहा था, ये कुछ इस तरीके से आ रहा था बेटा, डाइवर्जिंग लेंस है तो यहां जाके मिलता है पास होकर। कहता है थ्रू अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर कम्स टू फोकस 0.3 मीटर बिहाइंड द लेंस। ये कहां जाके मिलता है बेटा, इसमें से पास होकर 0.3 मीटर पे। पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच बीम वुड कन्वर्ज इन द एब्सेंस ऑफ लेंस। अगर लेंस ना हो तो ये कहां जाएगा, ये यहां जाएगा बेटा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेंस ना हो तो ये यहां पर मीट करेगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। बट लेंस में से पास होने के बाद यहां मीट करता है, ये इसकी रियल इमेज है। तो V आपको दे रखा है, F दे रखा है, आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है बच्चों, U। क्वेश्चन को समझना है। लेंस में से पास होकर जहां पर मीट करता है वो इमेज है। अगर लेंस ना हो, जिस जगह पर वो मीट करता वो ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। फॉर्मूला क्या लगना है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव, तो ये आएगी प्लस 0.3। u हमें फाइंड करना है। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस, एक डाइवर्जेंट लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, तो -0. तो 1/u माइनस 0.2 माइनस 0.3। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर आप एलसीएम ले लेंगे 0.6, ऊपर बचेगा -3 -2 -5 0.6 -1/u, माइनस से माइनस कट गया, u इक्वल टू 0.12 मीटर।
ध्यान से देखिए क्या आएगा 0.1। कोई दिक्कत परेशानी? बस काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नहीं समझ पाते, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो क्या कहने की कोशिश यहां पर की जा रही है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कहता है रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस आर इन रेशो इफ द फोकल लेंथ is 6 centimeter, the refractive index is 1.5 if the radius of curvature r। ध्यान से देखिए, बड़े इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। कहता है एक रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरा जो है वो 1:2 में, कौन सा लेंस है बच्चों? कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स। तो आप देखने वाले हैं 1/f म्यू -1 1/r1 -r2। अगर मैं r1 को r पुट कर दूं, r2 को 2r लिख सकते हैं बेटा सिंपली, अगर रेशो 1:2 करना है। तो अब अगर हमारे पास ये 1.6 है, ये 1.5 -1 है, ये है r। मैंने कहा था सेकंड को क्या पुट करना है आपको? -2r। मैंने आपको ऊपर वाली वीडियो में, इसी वीडियो में ऊपर समझाया था बेटा क्यों हम R1 को पॉजिटिव और R2 को नेगेटिव पुट करते हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। आपको ये पुट करना है, तो ये आ गया 1/6 1/2 2r और ऊपर आ जाएगा 3। अगर आप ध्यान से देखें 3 तो r आ गया बेटा 9/2 4.5 सेंटीमीटर। दिस इज R1, R2 इज गोइंग टू बी 2r विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो आंसर इज 4.5 and 9 centimeter. Getting my point? Moving toward the question number 38. A man is trying to start fire by focusing sunlight on a piece of paper using an equiconvex lens. Equiconvex lens को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं। थिन कन्वेक्स लेंस का सिंबल यही होता है। Of focal length 10 centimeter. Okay, great. Diameter of sun is this and its mean distance from the earth is this. The diameter of sun image on the paper कहां बनेगी? सन इंफिनिटी पे। इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। बट बच्चों को नहीं पता चलता कि क्या करना है। समझ लीजिए, भी हमें पता है जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो विदाउट एनी डेविएशन पास कर जाती। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से यहां पर रे पास करा देते। ये हमारे पास सन है दूर, बहुत दूर, और ये हमारे पास इमेज है कहां पर? फोकस पे। एंगल सबटेंडेड विल बी वेरी स्मॉल। ये तो आपको दिखाने के लिए ऐसा ड्रॉ किया गया है, बट एंगल सबटेंडेड विल बी वेरी स्मॉल, 1 डिग्री 0.5 डिग्री कुछ उस तरीके से। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ सन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सन। ये क्यों लिखा बेटा आपने? क्यों लिखा? क्योंकि L इज इक्वल टू R थीटा हम लगाते थे। तो थीटा क्या होता है? L/R। L क्या होता है? ये वाली लेंथ, आर्क लेंथ, और R क्या होता है? रेडियस, सेंटर से इसका डिस्टेंस। तो आर्क लेंथ यहां पर डायमीटर की तरह काम करेगी और जो डिस्टेंस है वो रेडियस की तरह। ऐसे ही इमेज के केस में डिस्टेंस क्या है? फोकल। तो सिंपली आपको डायमीटर ऑफ इमेज यहां से कैलकुलेट करना था। सन का डायमीटर है 1.39 इंटू 10⁻⁹। डिस्टेंस कितना है? 1.5 इंटू 10⁻11। फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। आप इसे सॉल्व कर दीजिए बेटा फटाफट से। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया हमारे पास? ये हो गया है 1.39 डिवाइड बाय 1.5, 10⁻9 10⁻11 10⁻⁻2। यहां क्या बच गया? 10⁻1। अगर आप ध्यान से देखें तो 1.39 1.5 से थोड़ा सा छोटा है। अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो 1 से छोटा 0.92 इंटू 10⁻3। तो आप इसे लिख सकते हैं 9.2 इंटू 10⁻4। ऑप्शन देखकर काम चलाना है बेटा। 1.39 1.15 से डिवाइड करने नहीं बैठ जाना। आपको पता है 139 15 से डिवाइड करेंगे तो पहले 9 पे जाएगा, 135, 4 बचेगा तो वहां पर 40, तो 0.2
नेक्स्ट आ जाना था हमारे पास। तो आपको ऑप्शंस देख के थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके फटाफट आंसर मार्क कर देना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों, a square card of side length 1 mm is being seen through a magnifying lens of focal length 10 cm. Card is placed at 9 cm. The apparent area, aerial magnification, area of image, superficial magnification is equal to m square area of object. m क्या है बच्चों? लेंस के केस में f by f plus u. f कितना है? 10 u कितना आएगा? प्लस माइनस 9 बेटा। मैग्निफिकेशन इज 10, एरिया ऑफ इमेज इज 10 का स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। साइड लेंथ 1 mm है, साइड लेंथ 1 mm है, तो एरिया कितना होगा? 10⁻³ का स्क्वायर, 1 mm का स्क्वायर बच्चों। तो ये हो गया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर बेटा। 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर is simply 1 centimeter square. Is simply 1 centimeter square. Getting my point? Clear है बच्चों? Next one, question number 40. A converging lens is used to form an image on the screen when upper half of the lens is covered by an opaque screen. नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सेंट्रल हाफ पार्ट इज कवर्ड। यहां तो अपर हाफ पार्ट कवर कर दिया और सिर्फ ये पूछा है कि इमेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसमें हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी इमेज की। तो अगर हम अपर हाफ को कवर कर देंगे तो भाई लोअर हाफ बना देगा। हमें पता है लेंस का हर एक छोटा पार्ट जो है उसकी सेम फोकल लेंथ होती है जितनी कंप्लीट लेंस की होती है। तो यहां पर आप क्या लिखने वाले हैं बच्चों? आप लिखने वाले हैं कंप्लीट इमेज विल फॉर्म बट कंप्लीट इमेज विल फॉर्म एट द सेम पोजीशन बट इट्स इंटेंसिटी विल डिक्रीज। तो इंटेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ हमारे पास क्या रहेगी? सेम रहेगी। कंप्लीट इमेज फॉर्म एट सेम पोजीशन बट इंटेंसिटी बिकम्स लेसर। तो ये थे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 to 40 ऑफ रे ऑप्टिक्स फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स फ्रॉम द पब्लिकेशन एमटीजी। ओके बच्चों, 1 to 20 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, 41 to 100 हम अपकमिंग वीडियोस में अपलोड करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक की भी वीडियोस अपलोड की गई हैं, बाकी चैप्टर की भी की जाएंगी। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्टडिंग, कीप स्माइल। थैंक यू।